जय हिंद सभी को। एनडीए 2025 के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैं। 5 बार एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। एनडीए 2025 का अगर आपका टारगेट है तो सबसे पहले आपको डेट पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम कब है सर आपका। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि 13 अप्रैल को आपका पेपर है 2025 में। ठीक है, ये डेट को आप वॉलपेपर में लगा लीजिए। आपको 3 चीज़ें देखनी है। वाई आपको एनडीए एग्ज़ाम क्यों देना है, क्यों ज्वाइन करना है एनडीए। ठीक है, क्या और कैसे, व्हाट एंड हाउ, ये हम आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे और क्या करना है हमको। तो चलो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात होगी, कट ऑफ की बात होगी, सिलेबस पेड बैच ले या यूट्यूब से पढ़ के हो जाएगा, बुक्स कौन कौन सी लेनी है या लेनी भी हैं तो कितनी लेनी है, लिमिटेड पढ़ना है ना हमको। नोट्स की बात करेंगे, नोट्स कैसे बनाएं, मैथ्स और जीएटी में कैसे टाइम को डिवाइड करें और क्या क्या वेटेज है सब्जेक्ट का, पीवाईक्यूज़ को कैसे एनालाइज करते हैं, टेस्ट कैसे देते हैं, टारगेट्स कैसे बनाएं, वीकली मंथली डेली टारगेट्स, एसएसबी में रिकमेंड कैसे हो सकते हैं अभी से कुछ टिप्स होगी, और टाइम टेबल कि हमारा टाइम टेबल जनरली क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। एनडीए 2025 की बेसिक टाइमलाइन देख लीजिए एक बार। अगर आप एनडीए 2025 के थ्रू निकलते हैं, एनडीए ज्वाइन करते हैं, तो आप पहुंचेंगे जनवरी 2026 में। ठीक है ना। जर्नी थोड़ा सा लंबी है लेकिन वर्थ इट है। ठीक है, सितंबर अभी चल रहा है, दिसंबर में आपके फॉर्म आएंगे, अप्रैल में आपका पेपर है 13 अप्रैल को, जुलाई अगस्त सितंबर में आपके एसएसबी और मेडिकल होंगे। मेरिट लिस्ट आएगी आपकी नवंबर में। जो मेरिट इन हो जाएगा वो जाएगा एनडीए 155 कोर्स में, जो कि होगा एनडीए खड़कवासला पुणे में। ठीक है, ठीक है, सोच लिया जाना है, चलो जाएं। एग्ज़ाम पैटर्न देखो, स्ट्रेटजी आपकी बहुत तगड़ी है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स में क्या करना है आपको, मैथ्स का पैटर्न देख लो। सबसे पहले 120 क्वेश्चन है सर, 120 क्वेश्चन है 300 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2.5 मार्क्स का। ठीक है, अगर आपने सही किया एक क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स, गलत किया तो सर 0.83 मार्क्स आपकी कट भी जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। ऐसे जीएटी में है आपका 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, पेपर 2 कहते हैं इसको। इसके होते हैं 600 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन, सही करने पर गलत कर दो कि तो -1.33 मार्क्स मिलेंगे आपको, यानी कि 1.33 नंबर आपके कम हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग। और कट ऑफ की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ जो मैथ्स की होती है, मैथ्स में आपको 300 से मिनिमम 75 नंबर लाने होते हैं, तभी जाके आप आगे क्वालिफाई करोगे। ठीक है, जीएटी में आपको मिनिमम लाने होते हैं 150 मार्क्स, कितने में से, 600 में से। ठीक है, ये मिनिमम बता रहा हूँ, ये इनकी सेक्शनल कट ऑफ होती है कि आपको इतने तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, इसमें भी इतने 150 तो लाने ही लाने हैं। ओवरऑल कट ऑफ जो होती है 300 + 600 यानी कि 900 में से, ठीक है, वो होती है हमारी 350 प्लस। ठीक है, ये मान के चलो आप। कई बार 300 से कम भी जाती है, लेकिन 350 प्लस आप अपने सेफ जोन के लिए मान के चलो। ठीक है, तो आपको एम करना है कि आपके 400 प्लस नंबर तो आए ही आए पेपर में, क्योंकि अभी 6 महीने हैं। 6 महीने में इतना तो आप कर ही सकते हो। आपका लेवल अभी 0 है चाहे हीरो है। ठीक है, 0 से भी करोगे तो अभी हो जाएगा आराम से। 400 नंबर का टारगेट लेना है, हो सके तो आप 500 को अपना टारगेट बनाएं। ठीक है ना, वो और भी अच्छा है। ठीक है, 400 प्लस तो आपको सोच के चलना ही है। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आपको मिनिमम करने होते हैं। ठीक है, अगर 400 मार्क्स आपको चाहिए तो आप मान के चलिए कि लगभग 150 के अप्रॉक्स आपके मैथ्स में और 250 के अप्रॉक्स आपके जीएटी में हो जाए तो आप
400 ला सकते हो, ठीक है। ये तरीका बेस्ट है जिनको मैथ्स अच्छी लगती है, क्योंकि 150 लाना भी मैथ्स में बहुत टफ हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। 150 इज़ वेरी गुड स्कोर अगर आप सबकी बात करो तो, ठीक है। तो अगर आप 100 ही मार्क्स लाते हो मैथ्स में तो आपको यहाँ 300 लाने पड़ेंगे GAT में, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी को मोल्ड करना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल बता देता हूँ आपको मैथ्स से होती है 11th और 12th से थोड़ा सा हाई लेवल की, ठीक है। इससे थोड़ा सा हाई लेवल होगा, JEE मेंस से थोड़ा कम होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन JEE मेन टाइप के भी आपको दिख जाएंगे, और क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट वाले भी बहुत सारे, जिनमें आपको स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छिपे होते हैं, जब वो उनको आप सॉल्व करते हो तब जाके आंसर आता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जब आप PYQ को देखोगे, ठीक है। 11th और 12th में से जो आपका NCERT का सिलेबस है बेसिकली, उसमें से आपको कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी पढ़ने पड़ेंगे जो कि इनमें नहीं है, जैसे कि ओमेगा का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, और ऐसे ही मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में क्रेमर रूल वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। ये कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको सिलेबस चेक करना है तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ये स्टडी कैडेट हमने बनाया है, तो यहाँ से आप ऑफिशियल जो सिलेबस है UPSC का NDA का वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर अवेलेबल है। इंग्लिश में आपका लेवल है कि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है ना। इसका मतलब आपको ग्रामर आनी चाहिए, कोई मिस्टेक हो सेंटेंस में तो आपको पकड़ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वर्ड्स में सिनोनिम एंटोनिम। और आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल मतलब आपको समझ में आना चाहिए कोई भी आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की बात। और साइंस में होता है आपका जनरली 9th और 10th क्लास का लेवल होता है, ठीक है ना। अगर आप 9th 10th की NCERT पढ़ लो तो 40+ क्वेश्चन आउट ऑफ 50, साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंग्लिश के भी आते हैं 50 क्वेश्चन, मैथ्स के मैंने बता दिया 120 क्वेश्चन, और GS के आते हैं हमारे 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो जो साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं वो 40+ तो अगर आप कर ही लोगे अगर आप 9th 10th की NCERT अच्छे से पढ़ लो तो, ठीक है। इसके बाद GS की बात करें, GS में हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। पहला हो गया हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें जो लेवल होता है वो होता है हमारा 11th एंड 12th क्लास का ही लेवल होता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स तो आप मान के चलो कि 6 महीने के कम से कम करने ही पड़ेंगे आपको। इस बार तो 1 साल पहले का भी UPSC ने पूछ लिया था, ठीक है। तो 6 महीने तो आपको कम से कम करने ही पड़ेंगे। ये हो गया हमारा एग्ज़ाम का लेवल। अब आपका लेवल क्या है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है ना। ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं देखा और डायरेक्ट पढ़ने लग गए तो आप टाइम वेस्ट कर दोगे ऐसी जगह में जहाँ आपको नहीं लगाना चाहिए टाइम, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, साइंस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप PCM बैकग्राउंड से हो, तो आपको मैथ्स और साइंस को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और साथ में इंग्लिश को अच्छा कर लो, ठीक है। तो आप केवल 3 सब्जेक्ट के दम पर अपना एग्ज़ाम निकाल लोगे अच्छे से, ठीक है। GS में अगर आप ज्योग्राफी जैसा कोई सब्जेक्ट पकड़ लो जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत आप स्कोर कर लोगे, लेकिन मेन सब्जेक्ट आपके होंगे मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, ठीक है। आर्ट्स वाला जो होगा, आर्ट्स वाले में क्या करना है सर, GS आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, लेकिन आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस को स्ट्रॉन्ग करने पड़ेगा। कोई भी कैंडिडेट हो बिना साइंस के एग्ज़ाम निकालना बहुत टफ है NDA में, क्योंकि साइंस ऐसा पोर्शन है ना जिसके क्वेश्चन इजी भी होते हैं और कंटेंट भी कम पढ़ना है, केवल 9th और 10th क्लास की NCERT पढ़नी है आपको, ठीक है।
इंग्लिश इंग्लिश तो आपको कोई भी साइड से हो आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। और मैथ्स में आपको कट ऑफ पार करने जितना तो पढ़ना ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप आर्ट साइड से हो या कॉमर्स से हो तो आपको मैथ्स में कट ऑफ ही पार कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं ला पाओगे। हो सकता है कि आप 150 ले आओ और आप आर्ट साइड से हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं ये जनरली बता रहा हूँ जो कैंडिडेट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। टारगेट तो सबका 100+ तो आर्ट्स वाले हो तो 100+ तो आपको तब भी करना ही करना है, ठीक है ना। 100+ तो आपको तब भी लेके चलना है। तो ये होगी हमारी बात कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी आगे पीछे होगी। मैं सभी सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा। मैं मैथ्स में बताऊंगा कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में 0 to हीरो कैसे बनना है, साइंस में कैसे करना है, जीएस में कैसे करना है, सभी में बताऊंगा कि किस में क्या करना है। लेकिन आप कंप्लीट तो फॉलो नहीं करोगे ना। मैं आपको 25-30 किताबें बता दूंगा, सारी किताबें पढ़ोगे क्या आप? सारी किताबें पढ़ दोगे? 30 किताबें बता दो, 30 की 30 पढ़ लोगे? 1000 पढ़ने की किताबें हैं, सब पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ स्ट्रेंथ वीकनेस ये देखना है आपको, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस जब देखोगे तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्टिव अप्रोच में पढ़ना है। सिलेक्टिव अप्रोच की बात भी मैं अभी करने वाला हूँ। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है 11th और 12th का, और कुछ कंसेप्ट आपके इसमें ऐड होंगे जो आपने कहाँ से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। लेवल इससे थोड़ा हाई होगा, आपको MCQ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में सिलेबस आपका जनरली है, क्वेश्चन आते हैं आपके एरर्स वाले कि ग्रामेटिकल एरर होगी, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स वाले होंगे, वोकेबलरी में आ जाते हैं, सिनोनिम और एंटोनियम आ जाएंगे, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है कि पैराग्राफ पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। और इसके अलावा आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत बार आ जाते हैं, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन भी अब पूछने लग गया है। ये है जनरल जो क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं वो बात करेंगे। साइंस में देखो, साइंस में क्या है, 9th और 10th की NCERT आपका 90% सिलेबस है, ठीक है ना। 90% सिलेबस यानी कि यहाँ से आप 45 क्वेश्चन आप देखोगे एग्ज़ाम में, ठीक है। 10% जो है वो थोड़ा 11th-12th का मिक्स आता है, ठीक है ना। 11th-12th का मिक्स आता है, इसको आप स्किप भी करो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जीएस में आपको क्या करना है सर, जीएस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री में आपको मान के चलो कि मैंने आपको बता ही दिया कि 11th और 12th की हिस्ट्री है, ठीक है। ज्योग्राफी भी सेम 11th-12th की, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी। पॉलिटी इकोनॉमी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनसे 4-5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी से 4 आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स से 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा लोड पॉलिटी इकोनॉमी का नहीं लेना है। इकोनॉमी की तो बहुत सी कम क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद करंट अफेयर्स मैंने बता दिया कि आपको 6 महीने के पिछले करने ही करने हैं। वेटेज देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से देखो। मैथ्स के 120 क्वेश्चन है ना, 300 मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश में 150 क्वेश्चन के 200 मार्क्स। फिजिक्स देखो, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैथ्स और इंग्लिश तो कोई भी हो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो टारगेट आपके प्राइमरी, मतलब इसको तो आपको प्रायोरिटी देनी ही देनी है। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स देखो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद आपका मेन टारगेट फिजिक्स है। इसके बाद देखो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी भी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री देखो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो 17-18 क्वेश्चन भी पूछने लग गया है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। और बायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लिमिटेड पढ़ के इसमें बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं आपको इनपुट आउटपुट रेशियो भी बता रहा हूँ। देखो, होने में हिस्ट्री में भी 14 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको 4 किताबें पढ़नी पड़ेंगी तब जाके आपके 12-13 क्वेश्चन हो पाएंगे। इसमें हो सकता है तब भी 10 ही कर पाओ आप 4 किताबें पढ़ के भी, ठीक है। लेकिन यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखो
लिमिटेड 2 एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, 2 बुक्स पढ़नी है और आपके 40+ क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है ना। ये होता है अंतर। यहाँ आपको मिले 160 मार्क्स, यहाँ मिले आपको 60 मार्क्स मान लो, ठीक है ना। सेम पढ़ा आपने बराबर ही, लेकिन अंतर इतना आया, ठीक है ना। सिलेबस बहुत है हिस्ट्री में, तो मैं हिस्ट्री जनरली कहता हूँ कि आप इसको स्किप ही करो, ठीक है ना, या इसको लास्ट में कोई सब कुछ कर लिया तब जाके आपको हिस्ट्री में आना है। हिस्ट्री से अच्छा आप पॉलिटी ही पढ़ लो पहले, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में सिलेबस कम है, 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आप 2-3 कर लोगे लिमिटेड पढ़ के। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन 2 टॉपिक पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। करंट अफेयर आपको लास्ट में पढ़ना है, 10 क्वेश्चन होते बहुत हैं, लेकिन लास्ट में अगर आप पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, या फिर आप मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, जिससे भी आपका काम हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन तो आप तब भी कर ही दोगे, ठीक है। मेन सब्जेक्ट देखा आपने कौन से, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इन पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। ये 6 सब्जेक्ट आपकी कमांड में हो गए तो आपका पेपर बहुत अच्छे से निकलेगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स का तो 300 नंबर का चलो ये अलग पेपर है, 200 नंबर की इंग्लिश होगी, ये बहुत वेटेज रखती है, 100 नंबर की फिजिक्स, ठीक है, और 60+40 ये फिर 100 नंबर ये हो गए बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिला के, प्लस 80 मार्क्स होगी ज्योग्राफी है। कितने मार्क्स हो गए देखो, 480 मार्क्स, 480 मार्क्स कितने सब्जेक्ट से, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ज्योग्राफी तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। नीचे के अगर आप स्किप भी कर दो तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, पेपर आप क्लियर कर लोगे। अगर आप केवल ये 6 सब्जेक्ट ही पढ़ो, इसके अलावा सब छोड़ दो, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और ये चीज़ मैंने भी अपने साथ बहुत बार की है कि मैं हिस्ट्री को छोड़ देता था, इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान कर लेता था, पॉलिटी में मेन चीज़ कर लेता था, इम्पोर्टेंट आर्टिकल और थोड़ी बहुत चीज़ें 2-3 टॉपिक कर लेता था, करंट अफेयर के मंथली करंट अफेयर के कुछ पढ़ लेता था। मतलब जो नीचे के 4 हैं इसमें से मैं 4-5 ही क्वेश्चन कर पाता हूँ, ठीक है ना। बाकी जो स्कोर आता था वो तो इन 6 सब्जेक्ट से आता है, ठीक है ना। तो 6 सब्जेक्ट पे ही आपको पूरा ध्यान देना है, जो ये ऊपर की 6 सब्जेक्ट है ना, यही आपका एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे। अब देखो सिलेक्टिव अप्रोच अभी मैंने बताया, वेटेज आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको सेम चीज़ मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आपको मैथ्स पे फोकस करना है, आपको इंग्लिश पे फोकस करना है, ठीक है, साइंस पे फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी। ये 4 चीज़ें आपने कर ली ना, बहुत ही अच्छा स्कोर ले आओगे, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने बता दी कि आपको सिलेक्टिव का मतलब क्या है, कि सिलेक्टिव अप्रोच में पढ़ना है, सारा पूरा सिलेबस थोड़ी करना है, सिलेक्टिव पढ़ना है। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ो, ये 4 चीज़ें पढ़ो, बस आपका पेपर निकलेगा। और ये ही मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, कि आप इन 4 सब्जेक्ट पे काम करो बस, ठीक है ना। और जितना भी पढ़ोगे आप, वो आपके लिए टाइम वेस्ट ही होगा, या टाइम वेस्ट नहीं भी होगा तो उसका आउटपुट जो होगा, इनपुट वर्सेस आउटपुट रेशियो, ठीक है ना, ये बहुत कम होगा। लेकिन इन सब्जेक्ट का इनपुट वर्सेस आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है, मतलब आप कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करोगे इन सब्जेक्ट से, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट बच रहे हैं उनसे 120 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। 120 मार्क्स को मारो गोली, और जो 480 मार्क्स ये बचे हैं जीएटी के, इन पे फोकस करो। यहाँ से आप 300+ लाने की कोशिश करो, ठीक है ना। यानी कि इंग्लिश, साइंस और ज्योग्राफी पढ़ के आप 300+ लाने की कोशिश करो। कैसे, क्योंकि इनसे तो 480 मार्क्स का आ रहा है ना, तो 180 मार्क्स का छोड़ भी दोगे तो भी 300 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। अब बहुत ही आप पूछते रहते हो कि पेड कोर्स कौन सा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने टाइम पे 100 लिया था, ठीक है ना। मैं जब शुरू में प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने 100 बैच लिया था, ठीक है, झूठ की बोलो जब लिया था तो
लिया था सर, लेकिन उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी से ही पढ़ा था क्योंकि मेरे को आइडिया आ गया था। और जब मैंने सौर्य बैच से भी पढ़ा ना, तो मैंने सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, जो मैंने सिलेक्टिव अप्रोच ऊपर बताया ना आपको, वो ही फॉलो किया था मैंने बैच को पढ़ते हुए भी। तो अगर आप बैच भी ले रहे हो ना, तो ये मत करना कि हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर आ रहे वो सारे आप देख दे रहे हो। अरे जब हिस्ट्री से 14 ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें कर लेते हैं या इसको स्किप भी कर देते हैं, इसकी जगह पे ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं या हम साइंस पढ़ लेते हैं, तो वो अच्छा नहीं है क्या? तो आप पेड कोर्स लो, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, कैसे ही भी पढ़ो, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये सिलेक्टिव अप्रोच वाली सारा सिलेबस पूरा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप टॉपर ही क्यों ना हो, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो मैंने बताया कि सॉरी बैच से भी मतलब बैच लेके भी आपको सिलेक्टिव ही पढ़ना है, ठीक है। तो बैच आपको सौर्य बैच, अग्नि बैच, संकल्प बैच, ये सारे मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे तो। इन तीनों में से मेरे को तीनों ठीक ही लगे बैच, तो ये तीनों आप ले सकते हो। बैच से क्या होता है, डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है, गाइडेंस मिल जाती है डेली, और आप क्लास मिस नहीं करते हो क्योंकि अब आपने पैसे दिए हैं, ठीक है ना। पैसे जब आप देते हो तो आप सीरियस हो जाते हो। लेकिन जिनके पास डिसिप्लिन है ना खुद से ही, उनको ज़रूरत नहीं है सर कोर्स लेने की, ठीक है। वो आप कर सकते हो, बहुत मटेरियल अवेलेबल है आज के टाइम पे। तो सेल्फ स्टडी एंड यूट्यूब से आप आराम से कर सकते हो। यूट्यूब पे देखो, डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल, अर्पित चौधरी, लर्न विद सुमित, RS सर, NDA पर जीत, CDS जर्नी, ये कुछ अच्छे चैनल्स जो मेरे को लगते हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। इनकी हेल्प आप ले सकते हो। इनमें अगर आप ओल्ड प्लेलिस्ट देखोगे, जब ये चैनल शुरू में आए थे तब इनने फुल कोर्स की वीडियो बनाई थी, ठीक है ना, फुल कोर्स कराया था अपने अपने चैनल पर। तो आप देख सकते हो वो फुल कोर्स, क्योंकि लेटेस्ट में आपको हो सकता है कि फुल कोर्स अच्छे से डिटेल में ना मिले, लेकिन ओल्ड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कंटेंट लगभग सेम ही रहता है। आप कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर हो गए पुराने कोर्स को देखिए, उसके बाद आप लेटेस्ट PYQ कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी सॉलिड हो जाएगी, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये चैनल ठीक है, RS सर वाला, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। NDA पर जीत, मैथमेटिक्स के लिए मेरे को काफ़ी अच्छा चैनल लगता है, ठीक है। आजकल भी आपको क्लासें मिल जाएंगी यहाँ पर। CDS जर्नी मेरे को GAT वाले पार्ट के लिए, यानी कि ज्योग्राफी, साइंस, इस पार्ट के लिए अच्छी लगती है, ठीक है। डिफेंस वाला में कंप्लीट कोर्स है, यहाँ भी अच्छे टीचर हैं, अर्पित चौधरी सर, मैथमेटिक्स आप जानती हैं। LWS यहाँ पर भी अच्छा कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगी यूट्यूब चैनल्स की बात, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। रेफरेंस बुक देखो, रिसोर्स में मैंने जो यूज़ की थी वो तो मैंने पाथफाइंडर यूज़ की थी, ऑनेस्टली बताऊँ अगर मैं आपको, ठीक है ना। और ये मेरे को काफ़ी हेल्प की, जितने भी अटैम्प्ट मैंने दिए, जितने बार भी मैंने पेपर निकाला, इसका यूज़ तो मैंने हमेशा किया, ठीक है। और इसके अलावा आप अच्छी बुक्स देख सकते हैं, जैसे कि गो टू सीरीज है दिशा पब्लिकेशन की, इसमें 4 बुक्स हैं, इनको भी आप ले सकते हैं, ये भी अच्छा कंटेंट है। और प्रीवियस ईयर लेने हैं अगर टॉपिक वाइज, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दिशा की ये 2 बुक्स हैं, एक GAT वाली, एक हमारी मैथ्स वाली, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करूँ, PW ने जो निकाली थी शौर्य करके, 4 किताबें हैं सेम जैसे गो टू सीरीज़ में है। ये मैंने कंटेंट इनका देखा नहीं है, लेकिन मेरे को ये भी काफ़ी ट्रेंड में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दी। मुझे लगता है कि इनमें भी अच्छा ही कंटेंट होगा, ठीक है, इनको भी आप देख सकते हो। पाथफाइंडर में भी आपको PYQs मिल जाएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन 4 में से कोई भी एक जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसकी तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। रिसोर्स ये होगी। अब जो रिसोर्स मैंने कहा, यानी कि रेफरेंस बुक, वो आपको लेनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे ना, तो आपको PYQs की ज़रूरत होगी। PYQs आपको रेफरेंस बुक में आसानी से मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए रेफरेंस बुक ज़रूरी है। मैथ्स कैसे करना है, मैथ्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, 11th क्लास की NCERT है ये 12th की, ये भी 12th की, ठीक है, 12th में 2 बुक्स हैं।
11th की और 12th की एनसीईआरटी अगर आप कर लो तो इससे आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो रेफरेंस बुक का क्या काम सर? देखो, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, वो पढ़ा आपने, उसको आपने 11th क्लास के एनसीईआरटी से पहले पढ़ा, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने, एनसीईआरटी के बाद आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन भी कर लिया यहाँ से, उसके बाद आपको करना है पाथ फाइंडर की समरी देखनी है, इसमें समरी दी होगी आगे से, ठीक है ना, चैप्टर की। और उसके बाद इसमें एग्जाम्पल भी होंगे, जैसे पाथ फाइंडर है या जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है, समरी प्लस एग्जाम्पल, ठीक है। इतना करके आपको करने हैं इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या बताया मैंने? एनसीईआरटी करो सबसे पहले, कोई भी चैप्टर है तो, फिर उसके बाद समरी देखो रेफरेंस बुक में, क्योंकि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कहा ना, तो इसमें एक टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल सकता, ठीक है, या क्या पता ऐड हो गया हो, लेकिन पहले तक नहीं था, ठीक है। तो वो आपको पाथ फाइंडर यानी कि रेफरेंस बुक में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में है एनडीए के, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको समरी देखनी है जिससे आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए, एग्जाम्पल देखने हैं जिससे आपको एमसीक्यू की थोड़ा आइडिया लगे कैसे होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके बाद आपको करने हैं जब आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। जब भी आप क्वेश्चन करो, मैथ्स में बता रहा हूँ, क्वेश्चन करते समय EMD ये याद रखना। ई मतलब क्या है? ईजी। जो भी क्वेश्चन हो उसमें आगे से ई लिख दो, जैसे थर्ड क्वेश्चन ईजी है, ये 30th क्वेश्चन ईजी है मान लो, इसके सामने आपने ई लिख दिया, ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ईजी है। ऐसे ही 43 ये वाला क्वेश्चन, ये हम आपको मॉडरेट लगा, मॉडरेट मतलब कि आपको थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ी, थोड़ा मेहनत करनी पड़ी है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है, वो हमारा मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएगा। डिफ़िकल्ट मतलब जो आपसे हो ही नहीं रहा है, जिस पर आपने बहुत टाइम खर्च किया फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हो गया डिफ़िकल्ट। जब भी आप प्रैक्टिस करो उसी समय आपको EMD ये कोडिंग कर लेनी है कि सर ये क्वेश्चन हमारा ईजी है, ये हमारा मीडियम यानी कि मॉडरेट, ये हमारा डिफ़िकल्ट। तो ऐसे ही जैसे आपके 100 क्वेश्चन हैं किसी चैप्टर के, जैसे पाथ फाइंडर बुक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में ही 100 क्वेश्चन अगर आपके हैं, तो सारे क्वेश्चन में EMD कोडिंग होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफ़िकल्ट है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आप सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, लेकिन डिफ़िकल्ट वाले उस समय अगर आप करो तो आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये कोडिंग आपको ज़रूर से करनी है। और मैथ्स में नोट्स आपको बना लेने हैं अच्छे से, ठीक है, फार्मूला शीट्स बनानी है, फार्मूला शीट्स बनानी है। जो भी आपको क्वेश्चंस में कुछ सीखने को मिले, कोई भी क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिले, उसको भी आपको ऐड करते रहना है फार्मूला शीट में, ठीक है ना। फार्मूला शीट मतलब A4 शीट लेनी है, ठीक है, उसमें सारे फार्मूला लिखने हैं। प्रॉपर नोट्स जो होंगे वो आपकी एक कॉपी होगी जहाँ पर आप सारे क्वेश्चन और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे कर रहे होगे, ठीक है। ये चीज़ होगी मैथ्स में। और जब पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, उसके बाद आपको टेस्ट भी देने होंगे मैथ्स में, ठीक है, जहाँ पर आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना होगा। इसकी भी बात हम किसी अलग से वीडियो में कर लेंगे। अभी आपको 11th 12th की NCERT पढ़नी है और ये जो मैंने बताया वो करना है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें सर तो वोकेबलरी और ग्रामर आती है। वोकेब के लिए वर्ल्ड पावर मेड इजी बुक आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, या नहीं तो ब्लैक बुक भी आप रेफ़र कर सकते हो। और ग्रामर के लिए रेफरेंस बुक जो आपने ली है उसमें रूल्स दिए होंगे, ठीक है ना। ग्रामर रूल्स जो होंगे उनको आप एक कॉपी में लिख लीजिए और उन रूल्स को प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, तभी जाके आपके ग्रामर के रूल याद होंगे। और वोकेबलरी के लिए आप मैंने बता दिया है, बुक ले सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स में से जो वोकेब आई है ना उनमें, उसको आपको देखना है और उनको सॉल्व करना है। उनमें जितने भी ऑप्शन हैं सबके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, सबके सिनोनिम लिख दीजिए, ठीक है ना,
सबके एंटोनियम याद कीजिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के जो वोकैब होते हैं उनके सिनोनियम एंटोनियम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। इंग्लिश में बात, और इंग्लिश में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या? रीडिंग। रीडिंग आपको डेली करनी है 30 मिनट मिनिमम, ठीक है ना। 30 मिनट आप कर लीजिए। कोई भी बुक पढ़ सकते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या आर्टिकल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन रीडिंग करो। और रीडिंग करते हुए जो नए वोकैब मिले ना आपको, वोकेबलरी, उसको आपको रजिस्टर में लिख लेना है जो आपको नहीं आए, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है इंग्लिश में। और इंग्लिश में वोकैब मैंने एक चीज़ और की थी, एक वोकैब जुगाड़। ये एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, ये प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड की थी। इसमें भी काफ़ी सारे वोकैब आपको दिख जाएंगे जिनकी ट्रिक्स दी हैं याद करने के लिए। तो आप इस एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको कैसे क्या करना है। साइंस में देखो, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। 45 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो इन दो बुक्स में से आएंगे, 9th क्लास NCERT, 10th क्लास NCERT, ठीक है ना। NCERT ही पढ़नी है आपको GAT में तो। और उसके अलावा रेफरेंस बुक में, रेफरेंस बुक कब काम आएगी? आपकी PYQs करने में और प्रैक्टिस क्वेश्चन में, ठीक है ना। और अगर आप इनमें समरी पढ़ोगे चैप्टर्स की तो कोई नई चीज़ पता चल सकती है आपको, ठीक है। कोई नई चीज़ पता चले तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो साइंस की होगी बात। साइंस में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप सिलेबस साइंस का बहुत जल्दी ख़त्म कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। 9th 10th को पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, लेकिन रिवीजन पे आपका ध्यान देना है साइंस में, ठीक है। ये होगी साइंस की बात। और ज्योग्राफी में देखो सर, ज्योग्राफी में क्या करना है? GS का जो पेपर होता है, यानी कि GAT का जो पेपर होता है, उसमें GS का पोर्शन, जनरल स्टडीज़ में ज्योग्राफी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 11th क्लास की NCERT पढ़नी है। दोनों ये 11th की ही बुक्स हैं, ठीक है ना। ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। एक फिजिकल इन्वायरमेंट इंडिया यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की है, ये वाली जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी की है, ठीक है। ये दोनों अगर आप पढ़ लो तो 20 क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें से आप 15+ तो कर ही लोगे। और अगर 18 क्वेश्चन तक भी आप कर सकते हो अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। 15+ तो आप कर ही लोगे, इतना मेरे को पता है, अगर अच्छे से दोनों को पढ़ लिया। और पाथफाइंडर यहाँ से या रेफरेंस बुक जो भी आपके पास है वहाँ से आपको PYQs प्रैक्टिस कर लेनी है अगर आपने अगर आपने बुक्स कंप्लीट कर ली हो तो, ठीक है। PYQs के लिए अच्छा रहेगा। तो ये होगी ज्योग्राफी की बात। और ज्योग्राफी में मैप्स से रिलेट करके आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मैप से रिलेट करना है, सामने चार्ट लगा दो दीवार पे या एटलस खरीद लो, जो भी करना है आपको, लेकिन मैप से रिलेट करके आपको पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री में बात करें तो सर हिस्ट्री में मैंने आपको बताया 11th एंड 12th की NCERT, ये 11th की है, ये 3 इंडियन हिस्ट्री की 12th की बुक्स है, ठीक है ना। तो 11th और 12th दोनों का सिलेबस जब पूरा करोगे तब जाके आप 14 क्वेश्चन को करने के काबिल बनोगे। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आपको ये सारी बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है ना। मैंने तो इनमें से कोई भी नहीं पढ़ी थी, फिर भी मैंने क्लियर किया ना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बताना था कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बता दिया कि NCERT से आते हैं। लेकिन इनको पढ़ने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तब इनको पढ़ो, ठीक है। या आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें पता हैं तब आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन 14 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ना मेरे हिसाब से ये तो स्ट्रेटेजिकली, यानी कि अगर हम अप्रोच देखें तो ये सही अप्रोच नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ से आप PYQs देख सकते हो, ठीक है।
PYQ से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। जैसे मॉडर्न इंडिया होता है, ठीक है ना, मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। पॉलिटी और इकोनॉमी में सर इसके लिए रेफरेंस बुक जो होगी उसके PYQs देखिए, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं वो देखिए, बस हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपको बता दूं 5 ईयर प्लान प्लस प्लानिंग कमीशन, इन दो टॉपिक के अलावा तीसरा टॉपिक टच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। पॉलिटी में आपको अगर आपके पास टाइम है, जो कि है, तो आप कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं होगा। मैंने पाथफाइंडर में देखा था शायद 20 पेज थे, कुछ इस टाइप के थे। इतने पेजेस में इतने पूरी पॉलिटी कवर की थी और उससे अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो रेफरेंस बुक से आप पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हैं। पॉलिटी में आपको ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं मिलेगा, आपको लिमिटेड सिलेबस पढ़ना है और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री से पहले पॉलिटी पढ़ना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन तो आप कर दोगे अगर आपने पढ़ा है, लिमिटेड पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन करोगे। GS में करंट अफेयर लास्ट सब्जेक्ट आता है हमारा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया कि मंथली वीडियोज़ आते हैं जो मंथली करंट अफेयर्स के, उनको आप देख सकते हैं। CDS जर्नी पर भी अच्छे करंट अफेयर्स कराते हैं सर, ठीक है। और LWS पर आपको लास्ट मंथ में सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने टाइम पर मैंने भी CDS जर्नी और LWS इन 2 चैनल्स की हेल्प ली थी। अच्छा कंटेंट है तो यहाँ से आप करंट अफेयर्स करोगे। अभी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट मंथ में हम करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। NCERT रूल याद रखना। NCERT N मतलब हो गया सर हमारा नोट्स, ठीक है। नोट्स आपके प्रॉपर होना चाहिए, नोट्स प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने बुक में हाईलाइट कर दिया या कहीं और कुछ A4 शीट में लिख दिया या कुछ रफ कॉपी में लिख दिया, कुछ दूसरी कॉपी में लिख दिया, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने एक बार की थी, ठीक है ना। तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी लास्ट में रिवाइज करने में, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रॉपर नोट्स एक जगह बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कब बनाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फार्मूला शीट्स भी आप बना सकते हैं, फार्मूला शीट्स भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं रिवाइज करने में, ठीक है। नोट्स की बात हो गई। सी यानी कि क्लास जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो ना, पहली बात तो एक बात बता दूं मैं, एक ही टीचर को फॉलो करना, यानी कि जितने भी यूट्यूब पर बैठे हैं सभी से आप पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट का एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। उससे ही आपको पढ़ना है, टीचर चेंज नहीं करते रहने बार बार। शुरू में देख लो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने भी वीडियोस बनाई हैं कौन सी टीचर सही हैं, तो आप मेरे वो वीडियोस भी देख सकते हो हेल्प लेने के लिए। क्लास बता दिया मैंने, 1 टीचर 1 सब्जेक्ट, और क्लास आपको मिस नहीं करनी है, बैकलॉग नहीं बनने देना है। ई का मतलब है सर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको सारे चैप्टर्स के करने हैं, केवल कंसेप्ट पढ़ के कुछ नहीं होगा क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तो, ठीक है ना। क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, MCQ प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मैथ्स में मैं कहूँ तो 100 से 200 क्वेश्चन तो सारे चैप्टर्स के कम से कम इतने तो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा कर रहे हो तो अच्छा ही है, ठीक है। और इसके बाद R मतलब होता है NCERT। R मतलब होता है सर हमारा रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो रिवीजन कैसे करोगे मैंने बताया आपको, जब आप प्रॉपर नोट्स बना लेते हो ना, तो रिवीजन करते समय आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। कि जितना हमने प्रॉपर नोट्स में लिखा है उसका 10% हमको शॉर्ट नोट्स में लिखना है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और फार्मूला शीट्स जब बनाओगे तो उससे रिवीजन हमारा आसान हो जाता है। टी का मतलब क्या है सर? टी का मतलब है टेस्ट हमको लास्ट में देने हैं। और अगर आपका 50% सिलेबस पूरा हो गया है या 40% सिलेबस भी पूरा हो गया है तो मैं कहता हूँ आपको टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए, ठीक है ना।
40% सिलेबस या 30% से भी आप शुरू कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी है। जैसे आपका आधा सिलेबस लगभग पूरा हो जाए तो टेस्ट शुरू कर दीजिए, और टेस्ट में आपको टेस्ट देना है सबसे पहले, उसके बाद एनालाइज करना है, उसके बाद जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उन मिस्टेक्स को नोट करना है, उनको रिवाइज करना है, ठीक है। टेस्ट आप कहाँ से दे सकते हो? टेस्ट आप या तो ऑनलाइन दे सकते हो, टेस्ट बुक ऐप से मैंने दिया था अपने टाइम पे। टेस्ट बुक ऐप पे आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप दे सकते हो। नहीं तो आप ऑफलाइन बुक मंगा सकते हो, प्रैक्टिस सेट वाली, ठीक है, जैसे आप करना चाहो, लेकिन टेस्ट तो आपको देना ही देना है। मंथली टारगेट्स की बात करें, अक्टूबर, देखो सितंबर तो अब ख़त्म होने को है, अक्टूबर आ गया, तो अक्टूबर में आपको क्या करना है? अक्टूबर में देखो मैथ्स में जैसे आप देख सकते हो कि आपने, अब ये आपको अपने हिसाब से करना है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। जैसे अलजेब्रा मैंने कहा अक्टूबर में ख़त्म हो गया मेरा, अलजेब्रा के साथ मैंने मैट्रिसेस भी ख़त्म कर लिया, ठीक है ना। अलजेब्रा के साथ मैंने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर भी ख़त्म कर लिया मैथ्स में। ये मेरा हो गया अक्टूबर का टारगेट कि सर मैंने इतना मैथ्स में करना है। इंग्लिश में तो सेम ही रहेगा हर बार के लिए। इंग्लिश में रहेगा कि हमको रीडिंग करनी है डेली, ठीक है, प्लस ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं, प्लस हमें वॉकअप करते रहनी है, ठीक है। ये तो पूरा सेम ही रहेगा हर महीने के लिए, इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद साइंस की बात आती है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस की बात जब आती है तो साइंस में हमको क्या करना है? साइंस में मैं कहता हूँ कि आप 9th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, ठीक है ना। 9th क्लास की एनसीईआरटी हमने कर ली अक्टूबर में, ठीक है, जो कि आप कर लोगे, 1 महीने में बहुत होता है। इसके बाद नवंबर में क्या करना है सर? नवंबर का, हाँ ये अक्टूबर का हो गया इतना। अगर आप चाहो तो मंथली अगर करंट अफेयर करना चाहो तो नवंबर मंथ का करंट अफेयर आप कर सकते हो कहीं से, ठीक है। नवंबर में क्या करेंगे? अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो गया। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री को पकड़ा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्लस हमने कहा सर हम करेंगे 2D ज्योमेट्री भी कर लेंगे सर इसमें, ठीक है। इतना हमारा नवंबर का हो गया। इंग्लिश में आपका सेम ही रहेगा, ग्रामर, वॉकैब और रीडिंग, ठीक है। और जो हमारा नवंबर मंथ में साइंस का टारगेट होगा वो होगा हमारा 10th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। और मंथली करंट अफेयर आप कर सकते हो, नहीं तो आप लास्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपको टारगेट बनाने हैं मंथली। नवंबर तक आ गए। दिसंबर में क्या करना है? दिसंबर में हमारे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री 2D हो गया। अब हमने क्या करना है सर? हमने वेक्टर 3D निपटा दिया, वेक्टर प्लस 3D ये निपटा दिया। और क्या करें सर? हम इसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस कर लेते हैं सर, डिफरेंशियल कैलकुलस कर लिए हमने इसमें, ठीक है। और इंग्लिश की बात आई, इंग्लिश की बात सेम ही है, रीडिंग, वॉकैब और ग्रामर। और तीसरा साइंस तो हमारा पूरा हो गया अब 9th और 10th की, ठीक है ना। दिसंबर में क्या करना है हमको? दिसंबर में हमको जीएस में आ जाना है। जीएस में क्या करेंगे? जियोग्राफी पकड़ेंगे सबसे पहले। सिलेक्टिव अप्रोच याद है ना, जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, उसको पकड़ना है पहले। ज्योग्राफी पूरा करेंगे। ज्योग्राफी में भी हम इसमें फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे सर, 11th क्लास की एनसीईआरटी है जो फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और मंथली करंट अफेयर आप कर सकते हो। मैथ्स में हम कहाँ तक पहुँच गए? जनवरी में के महीने में देखो कैलकुलस भी पूरा हो गया। अब क्या आया हमारा? इंटीग्रल कैलकुलस आ गया सर, इंटीग्रल कैलकुलस कर लिया सर हमने, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस हो गया मैथ्स में। इंग्लिश में आपका सेम ही रहेगा, वॉकैब, रीडिंग, ग्रामर। जीएस में आपको क्या करना है? ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर देना है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी पकड़ लिया सर हमने जनवरी में। और मंथली करंट अफेयर्स इस टाइप से, ठीक है। अब हमारा बचा क्या सर? जनवरी। फरवरी में हमको हमारा सिलेबस कैसे भी कंप्लीट करना है।
जितना भी सिलेबस बचा होगा, ठीक है ना। मैथ्स में क्या बच गया अब हमारा, स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी बच गया, ये हम फरवरी में करेंगे। इंग्लिश में आपका वही रीडिंग करते रहनी है, वोकैब प्लस ग्रामर, ठीक है। और जीएस में हमने क्या करना है, पॉलिटी पढ़ देंगे सर हम, ठीक है। पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी मैंने बताई है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर देखना चाहो तो, ठीक है। जीएस और मंथली करंट अफेयर फरवरी का हो गया, ठीक है। ये हमारा फरवरी का मंथली टारगेट हो गया। मार्च में आपको सर रिवीजन करना है प्लस टेस्ट देना है, सारे सब्जेक्ट में वही चलेगा। इंग्लिश का भी जितना पढ़ा है सारा रिवाइज करो, वोकैब ग्रामर जो भी पढ़ा है, और टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट कहाँ से देना है, टेक्स्ट बुक से दोगे तो अच्छा ही है, ऑफलाइन देना चाहो तो आप बुक मंगा सकते हो कोई भी, ठीक है। और जीएस में भी रिवीजन प्लस टेस्ट, ठीक है। साइंस में भी जो पढ़ा है उसका भी रिवीजन प्लस टेस्ट, ठीक है। मार्च का महीना पूरा क्या करना है हमने, रिवीजन प्लस टेस्ट, ठीक है। अप्रैल में जो 10-12 दिन होंगे उनमें भी आपको रिवीजन को बढ़ाते रहना है, टेस्ट को देते रहना है, ठीक है। ये रहेंगे हमारे मंथली टारगेट्स, ये आपको बनानी है अपने लिए, ठीक है। A4 शीट लो या कोई भी कॉपी लो और बनाओ ऐसे। वीकली टारगेट भी बनाने हैं। देखो अभी आप अक्टूबर में हो, ठीक है ना, 6 महीने आपके पास अगर हम मान के चलें अक्टूबर से अप्रैल तक, ठीक है ना, हर महीने में कितने 4 हफ्ते होते हैं, तो 25 वीक्स तो हमारे पास कम से कम है ही, ठीक है। 25 वीक्स तो हमारे पास है ही, तो जितने भी वीक्स हैं उनमें हमको अपना टारगेट पता होना चाहिए। जैसे मंथली टारगेट को भी वीकली टारगेट में तोड़ना, हमारा मंथली टारगेट जो भी हो वीक में, जैसे मैंने कहा मैंने फर्स्ट वीक है मेरा, फर्स्ट वीक में मेरे को अलजेब्रा में सेट रिलेशन फंक्शन करना है, ठीक है, प्लस मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, ठीक है। तो ये मेरे को पहले से पता होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या करना है इस वीक में, ठीक है। तभी जाके आप एक्टिव रहोगे एक दिन में भी, ठीक है। टारगेट्स वीकली बनाने भी ज़रूरी हैं। इसके बाद आ जाते हैं डेली टारगेट, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आज मैंने क्या क्या करना है, यानी कि जिसको आप टू डू लिस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। कितने कौन सा चैप्टर आज करना है, मैंने मैथ्स में कितना कौन सा करना है, मैथ्स में कॉम्प्लेक्स कर लें, आज कॉम्प्लेक्स करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में वही रीडिंग करनी है प्लस ग्रामर का रूल पढ़ना है तो ग्रामर कर लिया, वोकैब का दिन है तो वोकैब कर लिया, ठीक है। और साइंस में क्या पढ़ना है वो भी आपको, जैसे सेल पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आज सेल पढ़ना है, ठीक है। तो डेली टारगेट जब बनाओगे तभी जाके आप डिसिप्लिन में रहोगे, ठीक है। अब बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्या कर सकते हैं अभी से, क्योंकि जब एनडीए एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा, जो कि होगा क्योंकि आप मेहनत करोगे, है ना, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, तो एसएसबी देने जब जाओगे तो वहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें हेल्प करेंगी। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, यानी कि बोलने का तरीका, जिसमें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज और इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग जिसको दिक्कत होती है रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना, अभी से, तभी जाके तब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। कम्युनिकेशन स्किल के बाद होता है हमारा फिटनेस। सर आप मोटे तो नहीं हो, अगर आप बहुत ज़्यादा फैट है, वेट आपका ज़्यादा है, बीएमआई अगर आपका एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो आपको उसे सही करना है। फिटनेस आपको डेली रनिंग कर सकते हो या कोई भी स्पोर्ट से खेल सकते हो, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। ये नहीं कि अब पढ़ रहे हो तो आपने स्पोर्ट्स और रनिंग ये फिज़िकल बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है, ये नहीं करना है। एक चीज़ और बताऊँ, एक चीज़, अगर आप टीम स्पोर्ट खेलते हो ना तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको एसएसबी में, ठीक है।
टीम स्पोर्ट खेलते हो तो उसको मत छोड़ना, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते रहना पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। और ये रही एसएसबी की बात। और एसएसबी में आपकी जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस भी बहुत काम आएगी, ठीक है। तो इस पे भी आपको काम करना है। इंटरनेशनल रिलेशन या भारत की जीडीपी के बारे में या जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, इस टाइप की चीज़ें भी आपको पढ़ते रहनी है, ठीक है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये चीज़ों से आप एसएसबी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और एक चीज़ और है कि आप एसएसबी की प्रोसेस के बारे में भी जानिए, ठीक है ना। ये नहीं कि जब एसएसबी सामने आया तब देख रहे हैं कि एसएसबी में क्या क्या होता है, पहले से आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल क्या रहना चाहिए? टाइम टेबल तो आप अपने अकॉर्डिंग ही बनाओगे। बेसिक चीज़ें ये हैं कि उसमें आपका उठने का टाइम, जो वेकअप जितने बजे आप उठोगे वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। वेकअप टाइम फिक्स होना चाहिए। आप 5 बजे उठते हो तो 5 बजे ही होना चाहिए। अगर 8 बजे उठते हो तो 8 बजे ही होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वो फिक्स होना चाहिए। ऐसे ही सोने का टाइम वो भी फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। खाने का टाइम कब आप खाते हो, ठीक है, वो भी फिक्स होना चाहिए। जितना आप इन चीज़ों को फिक्स करोगे उतना आपके लिए टाइम टेबल बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। फिक्स चीज़ें होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्लॉट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे 2 घंटे के आप 3 स्लॉट बना सकते हैं दिन में, ठीक है ना, जब भी आपको टाइम मिले। तो आपकी 6 घंटे की पढ़ाई होगी, ठीक है। इसी में आपको एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालना है, जो मैंने बताया, फिटनेस, ठीक है। तो सुबह हो सकता है कि आप 5 बजे उठे, 5 बजे से 6 बजे तक आपका हो गया एक्सरसाइज और नहाना धोना ये सब, ठीक है। और उसके बाद स्कूल जाते हैं तो स्कूल हो गया, नहीं तो आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और इस तरीके से आप 3 स्लॉट अगर 2-2 घंटे के निकाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। 6 घंटे की पढ़ाई, 6 नहीं 5 घंटे भी अगर आप आज से डेली पढ़ते हो ना तो बहुत ही अच्छा है। 5 घंटे से आप 500 स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना, 900 में से, ठीक है ना। 5 घंटे अगर आप डेली पढ़ो आज से, तो 6 महीने 5 घंटे पढ़ोगे तो ये तो बहुत ही घंटे हैं। इनमें आप 500 तक स्कोर कर दोगे अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलते हो तो, ठीक है। तो टाइम टेबल ज़रूर बनाना, उससे आपको एक डिसिप्लिन मिलेगा, ठीक है ना। नहीं बनाओगे तो आप कभी भी पढ़ोगे, कभी भी सोएगे, तो उससे उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ सर, इस बार डेली मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ आपके लिए मैं डेली भेजते रहूँगा ग्रुप पे। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप स्टडी कैडेट पर, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल स्टडी कैडेट, ठीक है ना। दोनों, टेलीग्राम पर भी यूट्यूब पर भी, दोनों जगह मैं आपको डेली मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की जो भी चीज़ें हैं वो आपको मैं भेजते रहूँगा। और एनडीए रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा। चैप्टर वाइज लेटेस्ट पीवाईक्यू की पीडीएफ या वीडियो सॉल्यूशन जो भी है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 2024 के पेपर तक की, ठीक है ना। लेटेस्ट वाला आपको बहुत कम मिलेगा, रियली मिलेगा, ठीक है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऑनेस्ट गाइडेंस मिलेगी सर, जो भी बताऊंगा फुल ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा। ये नहीं कि मैंने अपने टाइम पे कुछ और किया और आपको कुछ और ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा इंटेंशन कभी भी नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टी मैं टॉप पर रखता हूँ हमेशा, ठीक है। राइट स्ट्रेटजी हमेशा सही बताई जाएगी आपको। जो भी बताई जाएगी वो अपने एक्सपीरियंस, और क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 5 बार क्लियर किया है, क्या क्या गलतियाँ की हैं, एक बार फेल भी हुआ हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती होती है, ठीक है। डाउट्स क्लियरिंग, कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर कहीं भी कमेंट कर सकते हो आप, और मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछते हैं और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है।
ये समय समय पर आपको मैं बताते रहूँगा। एनडीए मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है ना, जो भी आप मेरे से हो सकेगा, ठीक है, नोट्स हो गए या और चीज़ें होगी वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। और जो मेरा एक्सपीरियंस है ना एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी, चाहे वो रिटर्न का हो या एसएसबी का हो, वो आपको मैं वीडियोस के थ्रू देते रहूँगा, ठीक है। तो यही कोशिश है कि आपकी थोड़ा हेल्प हो सके, ठीक है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम पंकज परगाई, ठीक है। एनडीए ये जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीए 149, 150, 151, 152, 153, ठीक है। ये 5 एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए थे एनडीए के लिए, ठीक है। और ये मेरा लेटेस्ट एसएसबी था बेंगलोर वाला, ठीक है। तो वहाँ की फ़ोटो है, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था उसमें, और 4 बार स्क्रीन आउट भी हुआ हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। कोई ये नहीं कि सब अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। 4 बार स्क्रीन आउट भी हुआ हूँ, जो कि बहुत ही बुरी बात है, ठीक है, मेरे को पता है। 1 बार कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक है। होगी कमी कुछ मेरे में तो नहीं कर पाया, ठीक है ना। जो भी कमी है, जो भी मिस्टेक्स हैं और यहाँ तक की जर्नी है, सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपकी हेल्प जितना हो सकेगा उतनी मैं करूँगा, ठीक है। बस जो मिस्टेक्स होती है ना वो बहुत ही, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ये भी गलती आप कर रहे हो, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताते रहूँगा। आप कनेक्ट अगर आप करते हैं तो स्टडी गाइडेड टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यूट्यूब चैनल स्टडी गाइडेड है, बस आप यहाँ मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यही है। तो एनडीए 1 2025 पर विजय हासिल करनी है हमको, है ना, यही उम्मीद है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, एक ही चीज़ की ज़रूरत है अब,